हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए आज एक लेख पढ़ते हैं इस अध्याय में, जिसका नाम है परिसर के वृक्ष। तो बच्चों, प्रस्तुत लेख में विभिन्न प्रकार के वृक्षों के विषय में जानकारी दी गई है और यह भी बताया गया है कि पेड़ पौधों का मानव जीवन से अटूट संबंध रहा है। यह हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं तथा हमें प्राणवाहिनी शुद्ध वायु भी प्रदान करते हैं। इसलिए इनका संरक्षण संवर्धन हम सबके लिए अति आवश्यक है। तो आइए अपने इस अध्याय को आरंभ करते हैं। तो बच्चों, मानव और प्रकृति का संबंध अन्योन्याश्रित है, अर्थात एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, एक दूसरे पर आश्रित है। इन्हें अलग नहीं किया जा सकता, मानव और प्रकृति को। मानव ने आदिकाल से ही जंगलों में स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए पेड़ों को अपना बसेरा बनाया था। वृक्षों के साथ उसका नाता उतना ही पुराना है जितना कि स्वयं उसका अस्तित्व। तभी से मनुष्य ने जाना था कि स्वयं के जीवन को सुरक्षित रखने के लिए उसे वृक्षों को अपनाना होगा। वृक्ष न केवल हमें भोजन, ईंधन, वस्त्र, छाया, औषधि आदि देते हैं, बल्कि जीवन यापन हेतु सभी आवश्यक सामग्री यथा कागज, पेंसिल, रबड़, गोंद, कोयला आदि भी हमें वृक्षों से ही मिलता है। इतना ही नहीं, वे शिवाजी की तरह कार्बन डाइऑक्साइड जैसी विषाक्त वायु को आत्मसात कर हमें प्राणवाहिनी ऑक्सीजन देते हैं। यही कारण है कि ऋग्वेद और अथर्ववेद जैसे ग्रंथों में भी वृक्षों को पूज्य बताया गया है, अर्थात उन्हें पूजनीय माना गया है, उन्हें पूजा के योग्य बताया गया है। हमारे पूर्वजों ने वृक्षों के महत्व को समझा था और यही कारण है कि वृक्ष हमारी संस्कृति और परंपरा से पूरी तरह से जुड़ गए हैं। आधुनिक जिंदगी में कई बार हम वृक्षों को महत्व देना भूल जाते हैं और औद्योगिकरण की आड़ में भी बड़ी मात्रा में वृक्षों को नष्ट किया गया है। परिणाम स्वरूप पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों ने हमारी आंखें खोल दी हैं और हमें चेतावनी दी है कि यदि हम अपना जीवन बचाना चाहते हैं तो हमें वृक्षों को बचाना और उनका संवर्धन करना होगा, अर्थात उनकी रक्षा भी हमें करनी होगी। तभी मनुष्य जीवन भी बच पाएगा। वृक्षों को संरक्षित करने के लिए हमें सबसे पहले महसूस करना होगा कि वृक्ष हमारे सच्चे साथी हैं। वृक्षों पर चढ़कर फल तोड़ते समय, उन पर झूला झूलते समय, आंख मिचोली खिलते समय, कौतूहल यानी हैरानी, जिज्ञासा के साथ, कौतूहलवश पेड़ों में बने पक्षियों के घोंसलों में झांककर उनके अंडे ढूंढते समय, झूमते गाते समय प्राय हम अनदेखा कर जाते हैं कि बिना हमारी बातों का प्रतिवाद किए हरदम हमारे साथ देने वाला यदि कोई है तो वह है वृक्ष। अर्थात वृक्ष हमसे कुछ नहीं मांगते, वो केवल हमें दे ही रहे हैं। तो क्यों ना अपने परिसर के कुछ ऐसे वृक्षों से पहचान करें जो सदाबहार हैं या अपने सौंदर्य द्वारा हमारे जीवन में बहार ले आते हैं। सबसे पहले पहचान करते हैं विशालकाय वृक्ष बरगद से। अपनी बाहों को फैलाए हुए बरगद अनजाने में ही हम सबको अपनाने का मूल मंत्र देता है। बरगद की सबसे बड़ी विशेषता है इसकी शाखाओं से लटकती झूलती जड़ें, जो जमीन में पहुंचकर धरती में समा जाती हैं और बरगद के मूल तने के सहयोगी के रूप में पेड़ को और अधिक मजबूत व सघन कर देती है। इस प्रकार बरगद का वृक्ष गहराई से अपनी जड़ों को जमीन में जमाए हुए बड़े बड़े विशालकाय तनों के समूह को समेटे हुए हरे भरे पत्तों की छतरी ताने सभी को चमत्कृत कर देता है, अर्थात चमत्कार से भर देता है। एक पुराने बरगद के पेड़ की ऊंचाई 100 फीट तक भी हो सकती है और उनका व्यास 656 फीट से भी अधिक हो सकता है। बरगद का वृक्ष नामालूम कितने पशु पक्षियों और कीट पतंगों का डेरा है, अर्थात उनका घर है। वहां पर गोलाई लिए हुए इतने पत्ते पूरे पेड़ को आच्छादित कर देते हैं और हर प्रकार के जीव को छिपकर सुरक्षित रहने की पूरी सुविधा प्रदान करते हैं। कई बार घायल शूरवीरों ने भी बरगद की घनी शाखाओं में छिपकर अपने प्राण बचाए हैं। बरगद की छांव में थके यात्री विश्राम करते हैं तो कभी ग्राम सभाओं के कार्य भी वहीं संपादित होते हैं, अर्थात संपन्न होते हैं। किसके? ग्राम सभाओं के काम, क्योंकि वो बहुत छायादार वृक्ष होता है। बरगद की जड़ें गहराई से मिट्टी को जकड़कर भूमि के कटाव को रोकती हैं। बरगद की पत्तियों का प्रयोग पशुओं के भोजन के रूप में होता है। इसकी जड़ों की मजबूती के कारण उन्हें जहाज बांधने की रस्सी बनाने के काम में भी लाते हैं।
पक्षी इसका फल खूब चाव से खाते हैं और बदले में इसके बीजों को दूर दराज के स्थानों तक पहुंचा देते हैं। अपने प्रांगण में सभी को आश्रय देने वाले अपनी सतत बढ़ती शाखाओं, विशाल आकार, गहरी जड़ों के कारण बरगद को देश की एकता का प्रतीक और भारत का राष्ट्रीय वृक्ष माना गया है। तो आप सभी जानते हैं कि हमारा राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद, यानी कि बैनियन ट्री। यदि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है तो राष्ट्रीय फल है आम। आम के रसीले फलों ने आदिकाल से देश विदेश में अपनी पहचान बनाई है। सदाबहार छाया देने वाले आम के वृक्ष को गर्म और शुष्क मौसम रास आता है। अर्थात ये कब आता है? ये फल गर्म मौसम में। वसंत ऋतु आते ही आम के वृक्ष बौरों यानी फूलों से लद जाते हैं, जिन्हें देखकर कोयल की कूक चारों दिशाओं में गूंज उठती है। जब आम के पेड़ में कच्ची अमियां निकलती हैं, कच्ची अमियां यानी कि खट्टे खट्टे आम, उसको क्या कहते हैं? कच्ची अमियां, तो बच्चों के मुंह में पानी भर आता है। और जब आम पककर तैयार हो जाता है तो बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी खूब स्वाद से खाते हैं। कई पक्षियों को बसेरा देने वाला आम का वृक्ष हमेशा अपनी लंबी और हरी भरी पत्तियों से भरा रहता है। आम का तना खुरदरा होता है और इस कारण बच्चे उस पर आसानी से चढ़ जाते हैं। विभिन्न प्रकार के रस, गंध, स्वाद व आकार के फल देने वाला आम पूरी दुनिया में अपनी धाक जमा चुका है। 100 से अधिक प्रकार के आमों में से कुछ जाने पहचाने नाम है: अल्फांजो, केसरी, आम्रपाली, दशहरी, लंगड़ा, चौसा, तोतापरी, फजली और सफेदा। आम को वेदों में ईश्वर का भोग कहा गया है। किसे कहा गया है? ईश्वर का भोग, यानी उनका प्रसाद। तो कालिदास ने इसकी प्रशंसा में कविता लिखी है। सिकंदर महान और चीनी यात्री हुएनत्सांग ने भी आम के स्वाद की प्रशंसा की। मुगल राजा अकबर ने बिहार के दरभंगा जिले में आम के 1 लाख वृक्ष लगवाए। आम के फल के अतिरिक्त इसकी लकड़ी का प्रयोग फर्नीचर बनाने के लिए होता है। इसकी छाल से दवाइयाँ बनती है। आम के वृक्ष का हर भाग काम में आता है। तभी तो कहावत बनी है, आम के आम और गुठलियों के दाम। भारतीय संस्कृति और परंपरा से जुड़े आम के पत्तों का प्रयोग बंधनवार और मंगल कलश में किया जाता है। बंधनवार बनाते होंगे ना आप दरवाजों में लगाने के लिए, उसे बंधनवार कहते हैं। आम की ही तरह सदाबहार पेड़ है नीम, पर आम के विपरीत इसका स्वाद इतना कड़वा होता है कि बहुत कड़वी वस्तु के लिए कहा जाता है। एक तो करेला और ऊपर से नीम जड़ा। नीम का सबसे उपयोगी भाग है इसकी पत्तियां, जो चमकदार हरे रंग की होती हैं। प्रत्येक शाखा में कटावदार नुकीली पत्तियों का समूह जुड़ा होता है। नीम की पत्तियों को सुखाकर कीटनाशक के रूप में उनका प्रयोग करते हैं। नीम के पत्ते, छाल तथा बीज सभी से दवाई बनती है। नीम की लकड़ी से फर्नीचर और उनकी छोटी टहनियों से बनते हैं दातून। दातून दांत साफ करने वाले। साबुन, मंजन बनाने के साथ त्वचा की बीमारियों का मलहम भी नीम से बनता है। नीम की दातून से जुड़ी एक रोचक घटना इस प्रकार है। एक बार चैतन्य महाप्रभु तीर्थ यात्रा के लिए उड़ीसा जा रहे थे। पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा की सीमा पर उन्हें एक रात विश्राम करना पड़ा। सुबह उन्होंने नीम की मुलायम टहनियों से दांत साफ किए। तभी से उस स्थान का नाम दातून पड़ गया। नीम के बारे में यह भी कहा जाता है कि यह अन्य वृक्षों की अपेक्षा अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है और अधिक मात्रा में ऑक्सीजन छोड़ता है। यही कारण है कि इसे घरों के आसपास लगाया जाता है ताकि स्वच्छ हवा मिल सके। नीम के वृक्ष को छाया देने के लिए सड़कों के दोनों ओर लगाया जाता है। नीम के विपरीत कुछ ऐसे वृक्ष भी हैं जो बिल्कुल छाया नहीं देते। वे हैं ताड़, खजूर और नारियल। किंतु इसके बावजूद भी यह सच्चाई है कि नारियल के पेड़ को दक्षिणी भारत में कल्प वृक्ष कहा जाता है। इसे दक्षिण में हरित स्वर्ण भी कहते हैं। केरल प्रदेश में तो हर घर में नारियल का पेड़ होता है। नारियल का पेड़ सारे वर्ष फल देता रहता है। समुद्र तटीय जलवायु से रास आती है। नारियल के वृक्ष का प्रत्येक भाग उपयोगी है। इस फल का भोजन में प्रचुरता से प्रयोग होता है तथा नारियल का तेल भी निकाला जाता है। नारियल के पत्तों, छाल आदि का उपयोग तरह तरह की सजावट की वस्तुओं सहित रस्सी, जूट की दरिया व गद्दे, साबुन, मोमबत्ती, मर्जीन आदि बनाने के काम आता है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय घायल सैनिकों को नारियल पानी इंजेक्शन द्वारा दिया जाता था ताकि उन्हें तुरंत शक्ति मिल सके। नारियल हमारी संस्कृति एवं परंपरा से अभिन्न रूप से जुड़ा है। हर शुभ कार्य नारियल द्वारा ही संपन्न होता है। संस्कृति से ही जुड़ा एक सदाबहार वृक्ष और है पीपल। पीपल खूब लंबे समय तक जीवित रहने वाले वृक्षों में से है। कहा जाता है कि श्रीलंका में एक पीपल का पेड़ है
जो 2000 वर्षों से भी अधिक आयु का है। महात्मा बुद्ध को महाप्रयाग की प्राप्ति पीपल के वृक्ष के नीचे ही बैठकर हुई थी। यही कारण है कि बौद्ध लोगों द्वारा पीपल को विशेष महत्व दिया जाता है। बोधि वृक्ष के नाम से भी पहचाने जाने वाला पीपल शीघ्र बढ़ने वाला पेड़ है। इसके पत्ते कुछ कुछ लट्टू के आकार के होते हैं, जिनके अगले सिरे नुकीले होते हैं। इसके कारण पत्तों में पानी नहीं ठहर पाता और वर्षा के बाद भी पेड़ सूखा रहता है। पीपल के वृक्ष की चारों ओर फैली हुई शाखाएं उसे एक भव्य रूप प्रदान करती है। भव्य यानी कि आकर्षक रूप प्रदान करती है। पीपल के वृक्ष से मार्च अप्रैल के महीनों में पत्तियां गिर जाती हैं। पीपल के नए पत्तों का रंग प्रारंभ में गुलाबी होता है, जो बाद में तांबे के रंग का और फिर हरा हो जाता है। पीपल के वृक्ष में मई के माह में फल आते हैं। पक्षियों द्वारा उन्हें बहुत पसंद किया जाता है और उनके द्वारा बीज जगह जगह पर पहुंचा दिए जाते हैं। इसलिए पीपल का पौधा कहीं भी घरों की छतों और दरारों में उगाता है और अपनी जड़ों को फैलाने लगता है। पीपल का हर भाग औषधि के काम आता है। इसके पत्तों से कान की दवा, छाल से घाव भरने की दवा, जड़ों से अल्सर और गठिए जैसे रोगों की दवा, दांतों की दवा और दमा की दवा भी बनती है। कब्ज दूर करने के लिए भी इसकी पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। पीपल के पत्तों को सुखाकर साफ करके उन पर रंग भरकर सुंदर कलाकृति भी बनती है, जिसे सजावट के काम में लाया जाता है। प्राकृतिक रूप में सजा धजा दुनिया का सबसे रंगीन कहलाने वाला वृक्ष गुलमोहर है। गुलमोहर भी एक हरा भरा सदाबहार वृक्ष है। इसका हर पुष्पापन 2 फीट लंबा और अनेक छोटी छोटी पत्तियों के समूह से भरा होता है। इसके फूलों का सौंदर्य तो देखते ही बनता है। चटक नारंगी रंग की 4 पंखुड़ियों और पीले व लाल छींटों वाली 5 पंखुड़ी वाले फूल उसे निराला सौंदर्य प्रदान करते हैं। गर्मी के मौसम में जब वृक्ष पूरी तरह फूलों से भर जाता है तो ऐसा लगता है कि मानो सिंदूरी परिधान में सजी धजी नई नवेली वधू खड़ी हो। गुलमोहर के वृक्ष को सौंदर्य बढ़ाने के लिए लगाया जाता है। गुलमोहर की लकड़ी मुलायम होने के कारण उसका प्रयोग आभूषण बनाने के लिए भी करते हैं। आभूषण यानी कि गहने बनाने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। इसके फूलों व कलियों से भोजन के रंगत बढ़ाने वाले रंग भी निकाले जाते हैं। गुलमोहर की भांति सौंदर्य को बढ़ाने वाला हमारा परिसर का एक वृक्ष है अमलतास। शुष्क गर्मी के मौसम में अपने पीले झालदार अंगूरी गुच्छे जैसे फूलों के समूह से मन को तरावट देने वाला वृक्ष है अमलतास। मध्यम आकृति वाले अमलतास की पत्तियां गहरे हरे रंग की होती हैं, जो 4 या 8 के समूह में जुड़ी होती हैं। इस वृक्ष की विशेषता यह है कि मार्च से मई माह में इसके लगभग सारी पत्तियां झड़ जाती हैं, किंतु यही वह समय है जब वृक्ष पीले पीले फूलों के झूलते गुच्छों से आच्छादित हो जाता है। इसका फल खूब लंबा होता है, जो पकने पर काला हो जाता है और एक वृक्ष में इस प्रकार के 100 तरह के बीज लटके हुए दिखाई देते हैं। अमलतास की लकड़ी मजबूत होती है, जिसे गांवों में खंभों या गाड़ियों में प्रयुक्त किया जाता है। इसके बीजों को औषधि के लिए प्रयोग में लाया जाता है। औषधि यानी कि इलाज के लिए, दवाइयां बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के नाम मालूम कितने सारे और भी वृक्ष हैं जो हमारे परिसर में विद्यमान हैं। हमारे एक ऐसे अभिन्न मित्र की तरह जो सदैव हमारे काम आते हैं। एक गांव पर खड़े किसी ऋषि मुनि की तरह तपस्या करते हुए जो सदैव हमारी खुशियों और सुविधाओं को बढ़ाने के लिए शुभेच्छाएं कर रहे हैं। अर्थात वृक्ष हमारे लिए कितने लाभदायी हैं, इस पाठ के जरिए आपने जाना। आपने समझा कि वृक्ष हमारे मित्र हैं जो परोपकार की भावना अपने अंदर पाले हुए हैं। हमसे कुछ नहीं मांगते, लेकिन हमें देते रहते हैं। लेकिन उनके प्रति हमारे भी कुछ कर्तव्य हैं। उनकी रक्षा करना, उन्हें सुरक्षित रखना, ये हमारी अहम जिम्मेदारी बन जाती है। इसलिए ये प्रण हर व्यक्ति को कर लेना चाहिए कि वृक्षों को कटने नहीं देना है, अधिक से अधिक संख्या में वृक्ष लगाने हैं और उनकी सुरक्षा करनी है। अब इस अध्याय का अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।